उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं अगले साल मतलब 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से सियासी तौर पर माहौल गर्म होने लगा है। पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं, जाति और धर्म का कार्ड जमकर खेला जा रहा है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह का एक बयान सामने आया है, जिसको लेकर विवाद बढ़ सकता है। वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं भगवान राम विचारों से समाजवादी थे और यही वजह भगवान राम ने पीडीए समाज से मदद ली। उन्होंने दूसरे राजाओं से मदद लेने की जगह निषाद समाज और वनवासियों का समर्थन लिया। ये सभी लोग पीडीए समाज से आते हैं। अगर वो राजा राम रहते तो राजाओं की मदद लेते, क्योंकि उनके जनक जी उनके ससुर थे। उनके पिता राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, वो स्वयं थे। उनके ननिहाल और उनके तमाम ऐसी जगहों के उदाहरण हैं जो चक्रवर्ती राजा थे। तो उन्होंने राजाओं का, बड़े आदमियों का वो जो है कि सहयोग नहीं लिया, वो वनवासियों का समर्थन लिया। वो विचारों से समाजवादी थे। वो भिलनी के बेर खाना पसंद किए, झोपड़ी में रहना पसंद किए, हमारे निषाद समाज से समर्थन लिए, गुहा से, और उसको मित्र बनाया। तो जो ऐसे लोगों को मित्र बनाता है, ऐसे लोगों को सम्मान देता है, वो समाजवादी है, नहीं तो है क्या। तो समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने भगवान राम के सहारे भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी राजा राम की समर्थक है और श्री राम से बीजेपी जैसे लोगों ने सिर्फ गलतियां कराई हैं, माता सीता की चुगली की है और उन्हें वनवास भिजवाया। भारतीय जनता पार्टी जो राम की समर्थक है, वो राजा राम की समर्थक है, और राम के उस रूप के समर्थक है जब राजा राम अयोध्या में पुनः लौट करके आए और राजा के रूप में विराजमान हुए, और उनसे इन्हीं लोगों ने गलतियां कराई, माता सीता को वनवास भिजवाया। यही भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग जो है वो चुगली किए थे, तो इसलिए हुआ था। अब समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह के इस बयान को लेकर बीजेपी की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला कह रहे हैं समाजवादी पार्टी मानसिक दिवालियापन की शिकार हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जिस तरीके से आध्यात्मिक, धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों पर टिप्पणी कर रहे हैं, सनातन धर्म पर हमला कर रहे हैं, वो वीरेंद्र सिंह की मानसिक दिवालियापन की निशानी है। प्रभु राम, माता सीता पर टिप्पणी करके अखिलेश यादव ने फिर से यह संदेश दिलाया है कि समाजवादी पार्टी सनातन धर्म की विरोधी है, सनातन धर्म के देवी देवताओं के ऊपर कटाक्ष करती है और जो हमारे ऐतिहासिक तथ्य हैं उनसे छेड़छाड़ करके कहीं न कहीं दूसरे वर्ग को तुष्टीकरण करना चाहती है। और आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त समाजवादी पार्टी के ये सांसद साहब जिनका ये बयान सामने आया है। वीरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं और जरा उन्हीं से जानते हैं। सर, अभी तक तो राजनीति में भगवान को लेकर खूब आर पार होता था और आस्था को भुनाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन आपने तो बिल्कुल अलग लकीर खींच दी। मतलब भगवान की राजनीतिक विचारधारा समाजवादी, ये तो बिल्कुल एक नई कहानी आप लेकर आए राजनीति में वीरेंद्र जी। देखिए, भगवान राम से ज्यादा बड़ा समाजवादी विचारक नेता कोई नहीं था। अगर भगवान राम समाजवादी विचार के नहीं रहते तो उनके पिता दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, उनके ससुर जनक वो भी एक चक्रवर्ती राजा थे, महावीर थे, उनकी ननिहाल राजाओं का था। लेकिन जब माता सीता का अपहरण हुआ और रावण से युद्ध जब के लिए चले तो उन्होंने किसी राजा से मदद नहीं ली और उन्होंने जो है निषाद राज गुहा से लिया, भील से लिया, जंगल में रहने वाले लोगों से ये तो मैंने अभी आपका बयान सुनाया। मेरा सवाल तो ये है कि समाजवादी पार्टी को बड़ी देर से याद आया कि प्रभु श्री राम की राजनीतिक विचारधारा समाजवादी थी। पहली बार कोई इस तरीके का बयान किसी समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से आया है ना। बहुत देर से आप लोगों को इस बात का एहसास हुआ सर?
नहीं, हमको तो समझ में आता, आपको सुनाई बहुत देर में हुआ। हम तो यही शुरू से कहते रहे, हम राजा राम के भक्त नहीं, हम वनवासी राम के भक्त हैं, जिनके विचार जो है कि वो समाजवादी थे, हम उनके भक्त हैं और उनके भक्त में हम लोग काम करते हैं और समाजवाद का काम करते हैं, गरीबों का काम करते हैं। राजा राम, वनवासी राम, अब राम को तो सर पूर्ण रूप से ही इस देश ने स्वीकारा है और सनातन संस्कृति ने सम्मान दिया है और पूजनीय पाया है। अब यहाँ पर राम के भी राजा राम, वनवासी राम, ये तो आप प्रभु श्री राम के भी अलग अलग रूप यहाँ पर उसमें भी भेद कर रहे हैं सर, ये आरोप लगेंगे आप पर? देखिए, दुनिया में भगवान राम के उस कृत्य को जिसमें माँ सीता का परित्याग किया, उसको किसी ने नहीं स्वीकार किया। वो राजा राम थे, वो वनवासी राम नहीं थे। वनवासी राम ने तो माँ सीता के लिए लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध किया। हम उसके अनुयायी हैं, हम उनके विचारों के अनुयायी हैं। नहीं सर, लेकिन आप इतनी ताल ठोक कर जो कह रहे हैं कि आप राजा राम के नहीं, आप वनवासी राम के अनुयायी हैं, और मुझे तो याद आता है इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का वो सबसे प्रिय भजन जो है, उसमें तो सर लाइनें ही यही हैं, रघुपति राघव राजा राम। तो वहां तो सर राजा राम ही का जिक्र हो रहा है सर। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जी बिल्कुल। सीता को कहाँ भूल गई? नहीं, मैं तो नहीं भूली हूँ, मैं तो आपको राजा राम को लेकर जो आपको इतनी तकलीफ हो रही है वो याद दिला रही थी। नहीं, हमको तकलीफ नहीं हो रही है। आप जब सीता को भूल जाएंगी, वो पूरी लाइन तो पढ़िए ना, रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन सीताराम। तो उस प्रिय भजन में तो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, तो राजा राम का भी जिक्र हो रहा है ना सर। पर आप लोगों को तो राजा राम पसंद नहीं आ रहे हैं, आप लोग तो वनवासी राम। क्यों ना ये माना जाए कि वनवासी राम समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह को इसलिए भा रहे हैं ताकि वीरेंद्र सिंह को अपनी राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाना है। वो पीडीए वाला जो आपका खाका है उसमें वो फिट हो रहे हैं, इसलिए आप राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु श्री राम का। हम समाजवादी लोग हैं और समाजवादी लोग इस विचारधारा से प्रेरित है, इसलिए चूंकि राम उस समय वनवासी राम के रूप में जो समाजवाद किया था इस देश में और जो संदेश दिया था और जो जाति तोड़ा था, जो है छुआछूत और सारी चीजों को हटाया था समाज से, हम उनके अनुयायी हैं। हम लेकिन उस राम के अनुयायी नहीं है जिन्होंने माता सीता का त्याग किया। नहीं सर, लेकिन प्रभु श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं ना सर। अब उनके किरदार को लेकर अगर आप इस तरीके से सवाल उठाएंगे, उंगलियां उठाएंगे, उनके किरदार को अगर आप कटघरे में खड़ा करेंगे किसी एक बात को लेकर, तो फिर किसका भला कर रहे हैं आप? ये तो आप सीधे हिंदू धर्म पर प्रहार कर रहे हैं वीरेंद्र जी। हिंदू धर्म में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तित्व के कई पहलू होते हैं। हमने उस पहलू पर को प्रकाश में डाला है जिसमें समाज का 85% लोग आते हैं। नहीं, लेकिन प्रभु श्री राम को लेकर तो मान्यता यही है ना कि उनका जो चरित्र है वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम का है। मतलब पुरुषों में सबसे उत्तम जो मर्यादित एक आचरण होना चाहिए वही उन्होंने अपने जीवन काल में करके दिखाया। आप उसमें भी उंगलियां कर रहे हैं सर, आप उसमें भी राजा राम को हम नहीं मानते, हम वनवासी राम को मानते हैं। फिर से मैं कहती हूं, सिर्फ और सिर्फ अपनी समाजवादी विचारधारा को फिट करने के लिए आप प्रभु श्री राम की आस्था और उनको मानने वाले लोगों को आहत कर रहे हैं सर। ये बात आप गलत कह रही हैं कि अपनी समाजवादी, समाजवाद तो हमारे संविधान में है और उसी समाजवाद को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगाई। उसी समाजवाद को हटाने के लिए वो आज भी प्रयासरत है। उनके तमाम नेता जो है कि इस बात का जिक्र करते हैं कि हम जो संविधान से समाजवाद को हटाएंगे। तो ये अब आप कह रहे हैं कि साहब समाजवाद संविधान में है, तो आपने ये तो नहीं कहा कि प्रभु श्री राम जो हैं वो संविधान का जो स्वरूप बाबा साहेब ने बनाया 1947 के बाद जिसको हमने अपनाया, उसकी तो प्रभु श्री राम ने पहले ही हमको बता दिया था कि क्या रूपरेखा रखनी चाहिए। आप तो उनको समाजवादी विचारधारा से जोड़ रहे हैं। तो सीधे कह देते सर, सीधे कह देते कि संविधान को लेकर जो आईना दिखाने का काम किया वो प्रभु श्री राम के आदर्श हैं, उसी के आधार पर संविधान बना है। ये कह देते आप ही तो लेकर आए समाजवाद को। इसीलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ कि आप अपनी संकीर्ण राजनीति को भुनाने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। देखिए, जब प्रभु श्री राम के बताए रास्ते से समाज जब भटक जाता है
तो उसी समाज को दिशा देने के लिए संविधान बना है। अब भगवान राम का तो अवतार होगा नहीं, तो उन्होंने एक अवतार के रूप में संविधान दिया है और उसी संविधान में समाजवाद उन्होंने रखा है, उसी संविधान में छुआछूत को हटाने की बात की है, उसी संविधान में जो है कि सबको एक बराबर का अधिकार देने की बात की है। तो वही भगवान राम का संदेश है, वही भगवान राम के दिए गए जो प्रेरणा थी, जो वनवासी राम के रूप में था, वही लागू हुआ है जो है हमारे संविधान में। हम सब उसको जो है माथे से लगाते हैं। नहीं तो बिल्कुल, तो संविधान का सम्मान तो सर देश के हर नागरिक को करना ही होगा, लेकिन सवाल ये कि आप लोगों ने जिस तरीके से अपने बयान के जरिए प्रभु श्री राम पर समाजवादी होने का ठप्पा लगा दिया, इसको लेकर ही सवाल उठेगा सर कि ऐसे कैसे आपने किसी एक राजनीतिक विचारधारा से प्रभु श्री राम को जोड़ दिया। ये सिर्फ आप अपनी राजनीतिक फायदे के लिए ही कर रहे हैं ना, यही तो सवाल है। समाजवादी पार्टी आपकी पार्टी का नाम है, समाजवादी आप प्रभु श्री राम की विचारधारा को बता रहे हैं, तो मतलब आप अपनी राजनीति चमका रहे हैं। राजनीति नहीं कर रहे, हम समाज में जो फैली जो छुआछूत घर बराबरी है उसके पर कुठाराघात कर रहे हैं कि हम उस श्री राम के अनुयायी हैं जिस श्री राम ने वनवासी और को प्राथमिकता दिया, गरीब को प्राथमिकता दिया, भिंडी के बेर खाए, उनके आश्रम में रहना पसंद किया, महलों में रहना नहीं पसंद किया। तो सर मुझे तो इसी पर आपत्ति है कि आप कैसे प्रभु श्री राम और उनके राजा के रूप और वनवासी राम के रूप में विभेद कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम और कैसे मर्यादित आचरण होना चाहिए अपने पूरे जीवन काल में, इसी को कर और जीकर प्रभु श्री राम ने दिखाया है। यही करोड़ों सनातनियों की आस्था है। लेकिन इसको लेकर जो समाजवादी पार्टी के नेता का बयान आया है, मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि बयान शुरुआती नजर में कोरा सियासी बयान सामने नजर आता है। और इससे पहले कल उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अखिलेश यादव के जो पीडीए वाला फॉर्मूला है उस पर प्रहार किया था। पंकज चौधरी ने कहा अखिलेश यादव पीडीए को लेकर भ्रम की स्थिति में है। अखिलेश पहले साफ कर लें कि पीडीए में पी का मतलब पंडित है या पिछड़ा वर्ग है, डी का मतलब दलित है या दबंग है, ए का मतलब अल्पसंख्यक है या अनुसूचित है। पीडीए को वो क्लियरफाई कर लें कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या है। कभी पी को वो पंडित बना देते हैं, ए को कभी वो अल्पसंख्यक बनाते हैं, कभी अनुसूचित बनाते हैं। तो पहले तो फाइनल कर लें कि पीडीए का मतलब क्या है, क्योंकि दिखावटी पीडीए नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी सभी जात सभी समुदाय को लेकर के चलती है और उसी का परिणाम है कि बिहार में जिस प्रकार से परिणाम आया है, इनका पीडीए वहां पर रखा रह गया और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से वहां जीत गई। खबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर एक नए विवाद की है। यहां तिलक लगाकर पहुंचे एक कर्मचारी को टोकने के मुद्दे पर संत समाज में नाराजगी है। बुलंदशहर पहुंचे हुए थे कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर। उन्होंने इसी मामले को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। देवकीनंदन ठाकुर ने पूछा, क्या सेक्युलरिज्म का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है? अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तिलक लगाकर जाने पर पाबंदी है तो टोपी पहनने पर भी हो। अगर वहां मस्जिद है तो मंदिर भी हो, क्योंकि भारत एक सेक्युलर देश है, यहां सबको एक समान हक मिले हुए हैं। अलीगढ़ है और मां एक यूनिवर्सिटी है। नाम सुनो, हमें पता ना है, एक यूनिवर्सिटी है और वह यूनिवर्सिटी में एक आदमी हमारे सनातनी है, कोई काम करता है, वो तिलक लगा के चले हो और तिलक लगा के गए हो तो बात नहीं कर रहे हैं कि तू तिलक नहीं लगा रहे हो। भैया बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अगर जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी को जी रूल हो कि तिलक नहीं लगाएंगे तो ईमानदारी से हम तो बिल्कुल तिलक नहीं लगाएंगे, पर कारण भी तुम हो, तुम टोपी नहीं पहनोगे। भाई सेकुलर देश है ना, सबके लिए समान अधिकार है कि नहीं? अगर मेरे तिलक नहीं तो तेरे सर पे, अगर मैं रामायण नहीं पढ़ सकता तो तुम, अगर मैं अपने राम को नहीं पूछ सकता तो तुम, क्योंकि यूनिवर्सिटी चलती किसके पैसे से है? सरकार के पैसे से चलती है, किसी के पैसे से नहीं चलती है। और इसीलिए हम कह रहे हैं, अगर तुम्हारे वो जो कौन सी जगह है, वो क्या नाम है उसका,
अगर वहां मस्जिद है तो वहां मंदिर भी बनना चाहिए, अगर वहां टोपी है तो वहां तिलक भी लगना चाहिए, क्योंकि ये भारत मेरे राम का है, मेरे कृष्ण का है। आइए सीधे रुख करेंगे। इस वक्त कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं और जरा उन्हीं से जानते हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी, ये जो नया मामला जिस पर आप बयान दे रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, एक वहां पे यूनिवर्सिटी में, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ में काम करने वाले हैं, वो तिलक लगा के गए हैं और वहां तिलक लगा के गए हैं तो उनको मना किया जाता है कि आप यहाँ तिलक लगा के नहीं आ सकते। हो सकता है वहां का कोई रूल हो कि आप वहां तिलक लगा के नहीं जा सकते, तो कोई बात नहीं, फिर वहां पर टोपी भी पहन के नहीं जाना चाहिए। भाई कोई भी यूनिवर्सिटी, मेरी हो आपकी हो, वहां तो सब लोग जो है सरकार के ही पैसे से चलती है, तो और सरकार है सेकुलर, तो संवैधानिक राइट्स तो सबके बराबर है। तो कि सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जाएगा, तिलक के लिए टारगेट क्यों किया जाएगा? कई मॉडर्न स्कूल ऐसे हैं जहां हमारे बच्चों से कहा जाता है आप तिलक नहीं लगाओगे। अरे भाई क्यों नहीं लगाएंगे तिलक? तिलक लगाने से हमारे जो तीसरा नेत्र ओपन होता है, आज्ञा चक्र ओपन होता है, हम सब, हमारे देवता तिलक लगाते हैं, हमारे ऋषि मुनि तिलक लगाते हैं, और तिलक लगाने से हमारे सद्विचार जागृत होते हैं। तो फिर बुराई कहाँ है? तिलक लगाने के लिए रोका क्यों जा रहा है? अगर पढ़ाने में या पढ़ने में कोई असुविधा कर रहा है तो वहां रोकना चाहिए। तिलक लगाना एक इशू थोड़ी हो सकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कोई इशू नहीं हो सकता है। अब मेरा सवाल ये कि इसको इशू क्यों बनाया जा रहा है? मतलब ये मामला 4 महीने पुराना है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4 महीने पुराना ये मामला है। इसमें पुलिस से भी शिकायत की गई थी, तो ये पुलिस का निकम्मापन है? यूपी पुलिस का निकम्मापन आप इसको मानते हैं? मैं तो ये कह रहा हूं जिसका भी निकम्मापन है उसको अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। मेरा भी निकम्मापन हो तो मुझे भी काम ईमानदारी से करना चाहिए। आपका निकम्मापन हो तो आपको, पुलिस का हो तो पुलिस को। यहाँ इस देश को संविधान से अगर मेरी बात सुनिए ना, 4 महीने पुराना ये मामला है। इस मामले में यूपी पुलिस की तरफ से कहा गया कि ठीक है जांच कर लेंगे। कई बार क्या होता है सर कि जब हम साथ में काम कर रहे होते हैं तो किस तरीके से आपसी रंजिशें जो हैं वो कहीं ना कहीं, माहौल ऐसा चल रहा है आजकल की धार्मिक रंग देना उनको बहुत आसान हो जाता है। अगर मामले में इतना दम होता तो पुलिस जो है वो सही तरीके से इसका निपटारा करती। कि आपको ऐसा नहीं लगता? आप क्या इस मामले में, वो कहते हैं ना आग में घी डालना, वो काम तो नहीं कर रहे हैं? सवाल है मेरा। आपको ऐसा अगर लगता है तो फिर आपको मुझे अपने चैनल पे बुलाना नहीं चाहिए था। आग में घी डालने का काम तो फिर आप कर रही हो, क्योंकि आपने मैंने तो एक प्रोग्राम में बोल दिया, और मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि मैं चाहता हूं कि कभी तिलक लगाने वाले व्यक्ति को कहीं भी नहीं रोकना चाहिए, ना आपके चैनल पे न यूनिवर्सिटी में। लेकिन अगर मैंने एक प्रोग्राम में बोला और आप फिर उस पर बात कर रही हैं, इसका मतलब है हम दोनों एक सामाजिक विषय को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि समाज में आग नहीं लगे, समाज सब साथ में रहे। हाँ। हम लोग सब साथ में रहें। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की कि हम लोग चाहते हैं कि समाज में आग ना लगे, समाज साथ में रहे। लेकिन दिक्कत यह है कि जो बयान आते हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जानबूझकर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि समाज में आग लग जाए। मतलब हम तो सर बरसों बरस से इस देश के अंदर अलग अलग धर्मों के लोग जो हैं वो साथ में ही रह रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि अभी ये कोई 100, 200, 400 साल से हम लोग साथ में रह रहे हैं। सारे धर्मों के लोग सर इसी देश में रह रहे हैं और मिलजुल कर रह रहे हैं। ठीक है, आपस में झगड़े भी होते हैं, मामले भी होते हैं, लेकिन सबका निपटारा हो जाता है। लेकिन अचानक से ऐसी माहौल बना देना कि साहब तिलक, टोपी, मस्जिद, मंदिर, क्यों सर? हिंदू राष्ट्र, क्यों सर? सिर्फ और सिर्फ यही क्यों है हमारे पास बात करने के लिए? हम समाज को जोड़ने वाली बातें क्यों नहीं कर सकते? तोड़ने वाली बातें क्यों करते हैं सर? नहीं, हम जोड़ने वाली भी बात करते हैं। अभी आपके प्रोग्राम के थोड़ी देर पहले कश्मीर से एक मुस्लिम बंधु मिलके आए थे कि मैं देशभक्त हूं और मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं आपके साथ मिलके कुछ करना चाहता हूं, और ईमानदारी से यह है कि आप जो देश के लिए कर रहे हैं बहुत कम, उनके शब्द हैं कि ऐसा कार्य जो आप कर रहे हैं निर्भीकता से, आप जो बोलते हैं, जो सत्य है वो आप बोलते हैं। तो कश्मीर से एक इस्लामिक व्यक्ति आए और उन्होंने इस बात को कहा, और मैंने तो मेरे अब किसी तो देखिए देवकीनंदन ठाकुर जी, आप पर और जिम्मेदारी हो जाती है ना। आप कथावाचक हैं, आपने खुद ही बताया कि किस तरीके से कश्मीर से भी लोग आकर, नहीं मेरी बात सुनिए ना, आप ही के पास आ रही हूँ और पूरा मैसेज आप दे दीजिएगा। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो अलीगढ़ में हुआ उस मामले में देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से ये भी तो कहा जा सकता था ना कि इस मामले में पुलिस को जांच करनी चाहिए, सच सामने लाना चाहिए। कैसे देवकीनंदन ठाकुर ने बिना पुलिस की जांच के पहले ही फैसला सुना दिया कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, हाँ जबरन यही हुआ होगा? ये तो फिर आप पूर्वाग्रह से ग्रसित है ना सर। आपने एक आरोप के आधार पर बैठकर अपने प्रवचन के दौरान पूरा का पूरा मतलब माहौल बना दिया हिंदू मुसलमान वाला। ये सवाल है मेरा देवकीनंदन ठाकुर जी।
मुझे ये नहीं समझ में आया रोमाना जी, हाँ जी। मैंने आपके साथ पहले भी बहुत सारी डिबेट की है और बहुत सारे संवाद भी किए हैं, लेकिन तब आपका रुख ऐसा नहीं था। पता नहीं पिछले 2-3 हफ्ते से आप कौन सा पानी पीने लग गई हैं, एकदम हिंदू मुस्लिम आप कर रही हैं, जबकि मैं तो अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। मैंने तो ये कहा है कि भाई संवैधानिक अधिकार है, अगर वहां टोपी लग रही है तो वहां तिलक भी लगने दो, अगर वहां टोपी हटा रहे हैं तो तिलक भी हटा दो। तो मैंने तो ये संवैधानिक बातें कही, अब इसमें आपको हिंदू मुस्लिम लग रहा है। और फिर एक और बात, पहले ये तो कह देते पुलिस जांच कर ले कि मामला क्या है, वाकई में क्या तिलक हटाने और टोपी लगाने से जुड़ा ये मामला है या ये आपसी रंजिश का मामला 2 कर्मचारियों का, क्योंकि हम तो देखते हैं ना, और मुझसे ज्यादा तो अनुभव आपका है। और रही बात कौन सा पानी पीती हूँ सर, तो हिंदुस्तान की नागरिक हूँ, भारत में रहती हूँ, भारत का पानी पीती हूँ, गंगा जमुनी तहजीब वाला पानी बचपन से पिया है सर, और अभी भी उसी के घूंट भरती हूँ सर। आइए देखिए नंदन ठाकुर जी। फिर पता नहीं फिर वहीं लेके जा रही हो आप, है ना। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी, अगर वो कह रहा है कि तिलक लगा, वो प्राइवेट, अगर आपसी रंजिश के कारण अगर कोई व्यक्ति ऐसे कह रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। यही तो देखिए, अब आप बैठकर ये बात कह रहे हैं, अपनी सभा में भी आप ये कह देते ना, आप कम से कम यही कहते कि यूपी पुलिस को इस मामले का निपटारा करना चाहिए। आपने तो वहां पर बैठकर एकदम से कह दिया, जैसे आपको पता है कि वो व्यक्ति बिल्कुल सही कह रहा है, जैसे आप जानते हैं कि हाँ वाकई में ऐसा ही हुआ है। आपने तो ये संदेश दे दिया ना कि भाई एक हिंदू व्यक्ति, उसको तिलक नहीं लगाने दिया जा रहा मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। आपने तो इस बात पर मोहर लगा दी। देवकीनंदन ठाकुर जी, आपका इतना बड़ा ऑरा है, इतना बड़ा आपका कद है, आप जब कुछ बात कहते हैं तो उसमें कुछ वजन होना चाहिए ना। आपको तो पूरी मतलब तसल्ली करके, जांच पड़ताल करके किसी भी मुद्दे पर बात रखनी चाहिए। आपकी बात से तो आपने मोहर लगा दी, जबकि अभी तक पुलिस जांच में तो पता नहीं चला सच क्या है क्या झूठ है। रोमाना जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जिस जगह पे काम करता हूँ, आपको पता है, आपके ही चैनल पे एक प्रोग्राम चला था जब मैं जयपुर में अदा कर रहा था, नो तिलक नो एंट्री जी। मैं तिलक से अब से काम नहीं कर रहा हूं। मैं तिलक के लिए कम से कम 15-20 साल से तो काम कर रहा हूं, और सभी सनातनियों कह रहा हूं कि जब मेरे भगवान तिलक लगाते हैं तो उनको भी तिलक लगाना चाहिए, और इसके लिए मैं प्रचार करता हूं, कथाओं में भी करता हूं, और इसमें किसी की बुराई नहीं है। आपने देखा होगा नो तिलक नो एंट्री, इसमें अभी हमने जयपुर में भी किया था। एक और बात मैं आपको बताऊं, मेरे पास बहुत सारी शिकायतें हैं, और आपको मेरे सोशल मीडिया पे भी ये चीजें मिल जाएंगी कि मॉडर्न स्कूलों में भी हमारे बच्चों को कहा जाता है तुम तिलक लगा के नहीं आओगे। मेरे बच्चों को कहा जाता है, क्यों रोकेंगे मेरे बच्चों को तिलक? अरे भाई, प्राइवेट स्कूल वाले को हमारे ऊपर दया तो कर नहीं रहे, पैसा ले रहे हैं, फीस ले रहे हैं, उसके बाद हमारे बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, और मेरे बच्चों के संस्कारों को मार देंगे। वो तिलक नहीं लगाने देंगे, वो सिखा नहीं रखने देंगे, वो कलावा नहीं बांध लेंगे। अरे वो है कौन भाई? कोई भी क्यों है? मेरे संस्कारों को कोई क्यों रोकेगा? जबकि मेरा संस्कार तो किसी का बुरा चाहता नहीं। तो ऐसी बहुत सारी शिकायतें हैं तिलक लगाने के पीछे, और मेरी सोशल साइट पे भी आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। तो मेरा मीनिंग ये है कि मेरे अब आप प्राइवेट स्कूल्स पर आ गए तो सर हर जगह का अपना कुछ नियम होता है सर, कायदे कानून होते हैं, यूनिफॉर्म पहननी होती है, यूनिफॉर्म में क्या इंक्लूडेड है क्या इंक्लूडेड नहीं है, इसकी छूट तो सर देश का संविधान भी देता है ना उन इंस्टीट्यूट्स को जहां पर इस तरीके के नियम बनाए जाते हैं। और जहां मैं तो इसको कहूंगी सर बात का बतंगड़ बनना। बताइए क्या फर्क पड़ जाएगा सर? क्या हम अपने संस्कार भूल जाएंगे? क्या हम अपने संस्कार भूल जाएंगे अगर हम तिलक बिना लगाए, या हम बिना हिजाब लगाए चले जाएंगे उस शैक्षणिक संस्थान में जहां पर उसका नियम है कि साहब आपको जो यूनिफॉर्म है बस उसी के तहत तैयार होकर स्कूल में आना है? इसमें क्या हो गया सर? हम क्यों बात का बतंगड़ बनाए? हमारी संस्कृति सर आज तक मतलब हजारों साल से आज तक बची हुई है सर, जस की तस बनी हुई है सर। हम पर कोई हमला नहीं कर सकता है, हमें कोई मिटा नहीं सकता है सर, लेकिन आजकल हम ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे हम ही खतरे में आ गए हैं सर। हम खतरे में नहीं है सर, देश में हिंदू खतरे में नहीं है। ये भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? यही तो मेरा सवाल है। हिंदू खतरे में, मैंने ये बात को नहीं कह रहा हूं, हिंदू संस्कृति को आप कह रहे हैं खतरे में, यही तो कहा आपने नाक ऐसे नहीं ऐसे पकड़ी। अच्छा, मैं वैसे ही पकड़ूंगा। एक बार और सुनो, बताइए। आज मेरे बच्चों को तिलक लगाने के लिए मना किया जाता है, ठीक है, इट्स ओके भाई, आपकी शिक्षा है, आप ऐसा कहेंगे कि ये मेरे नियम है, और उन्हीं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को आप बॉलीवुड के सॉन्ग पे नचाओगे? ये शिक्षण संस्थाओं का काम है बच्चों को बॉलीवुड के सॉन्गों पे नचाना। अब ये आप काम करेंगे? आप हमारे बच्चों को नचाने का काम करेंगे? नहीं सर, बॉलीवुड के सॉन्ग पर नचाने में दिक्कत क्या है? एक सेकंड, अब आप देखिए आप किस तरीके से चीजों को घुमा रहे हैं। मिलते हैं वहां पर, जब ड्रग्स करते हैं, वहां पर जब ड्रग्स ले लेते हैं, तब
तब उन बच्चों को कोई नहीं रोकता है। नहीं नहीं सर, ड्रग्स अगर लेना है तो वो गैर कानूनी हो गया, ड्रग्स की कोई यहां पर पैरवी नहीं कर सकता है तो गैर कानूनी काम हो गया। लेकिन मैंने फिर जो बात पहले कही है कि जो एक संस्था को इजाजत संविधान देता है, आप जिस हद तक अपने नियम बना सकते हैं तो वो बनाएंगे सर। अगर उनकी स्कूल यूनिफॉर्म में ये अलाउड नहीं है कि नहीं आपको तिलक लगाकर नहीं आना, तो आप नहीं जाएंगे सर। अगर उनकी सर ये तो पहले से ही वेल रिटन रूल्स होते हैं सर, ऐसा थोड़ी है। और सर हम सब इसी हिंदुस्तान में रह रहे हैं सर, हम भी यहाँ यहीं के स्कूलों में पढ़े हैं। आपको पता है सर, आके उसका इस्तेमाल करते हैं। एक सेकंड, आपको पता है जब सर, बच्चे एडमिशन ले लेते हैं बोलते हैं स्कूल्स के अंदर सर, मुझे नहीं पता आपको ये जानकारी है या नहीं, आपको पता है कितने स्कूल्स ऐसे हैं जहां हाथ में मेहंदी लगाकर जाने पर भी बैन है। मैं तो पढ़ी हूं सर गर्ल्स स्कूल में, मैं आपको बता रही हूं सर कि परिवार के अंदर अगर कोई खुशी खुशी होती थी तो मेहंदी हम लोग हाथ पे नहीं लगाते थे, क्योंकि स्कूल में देवकीनंदन ने कहा था। सर रूल तो रूल होता है ना, क्यों कहते हैं देवकीनंदन? देवकीनंदन क्यों हर जगह के नियम में अपनी टांग अड़ाते हैं? यही तो मेरा सवाल है भाई। देश संविधान से चलेगा, देवकीनंदन के नियमों से थोड़ी चलेगा। आइए देखिए, रूल संविधान के अनुसार ही चलते हैं और कहीं संविधान में नहीं लगा कि मेरे बच्चे स्कूल में तिलक नहीं लगा सकते। अगर संविधान में लिखा है तो मैं इस बात को एग्री कर लूंगा, और अगर संविधान में नहीं लिखा है तो ये स्कूल वाले अपने आप से नहीं कहेंगे कि मेरे बच्चे मेहंदी नहीं लगा सकते, कि मेरे बच्चे तिलक नहीं लगा सकते। और प्लस तिलक लगाने से लॉस किसको होगा? अगर बच्चे तिलक लगा के जाएंगे तो क्या वो अपनी किताब नहीं पढ़ेंगे? अगर बच्चे मेहंदी लगा के जाएंगे तो क्या वो पाकिस्तान की एग्जाम का रिजल्ट उसमें लिख के आ जाएंगे? व्हाट हैपन आफ्टर तिलक आफ्टर मेहंदी? यही है सर कि मामले को तिलक और मेहंदी तक नहीं लाना चाहिए, मामले को नियम और अनुशासन के नजरिए से देखना चाहिए, क्योंकि नियम और अनुशासन ही किसी संस्थान को बनाते हैं। और ये जो अनुशासन वाली आदत है ये बच्चों को बचपन से डलनी चाहिए सर। इस वजह से इस तरीके की पैरवी करके कि क्यों नहीं लगाने दे रहा है तिलक, क्यों नहीं लगाने दे रहे मेहंदी, ये तो सर हम अपने ही आने वाली जो पीढ़ी है उसको अनुशासन से दूर कर रहे हैं। इसकी पैरवी नहीं करनी चाहिए। और जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको संविधान ये अधिकार देता है कि वो अपने हिसाब से अपने नियम बनाए। अब आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आप वो तिलक वाला अभियान चलाते हैं, इसी वजह से आपको कहीं से जानकारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाकये की मिल गई और आपने बिना चल रहा है। रोमाना जी, हाँ जी, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है, ये केस है और ये 4 महीने पुराना है। मैं तो पहले ही आपको कहा 4 महीने पहले है, मैंने तो तभी आपसे कहा पुलिस का निकम्मापन है। ये 4 महीने हो गए ना इसको, मैंने तो पहले ही आपको जानकारी दी है। कम से कम 4 बार तो और चलाइए इसको, 4 बार और चलाइए, जिससे सर लेकिन पुलिस अभी तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं कर पाई है ना, यही तो मेरा सवाल है। आपका बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें और तस्वीरें दिखा दें उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन हो रहा है, अवैध कब्जे को ध्वस्त किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां पर बुलडोजर एक्शन के तहत जो अतिक्रमण है, अवैध रूप से कब्जा किया गया था, उस निर्माण को हटाया जा रहा है। एक मकान जिसको अवैध रूप से बनाया गया था, एक बार फिर से संभल में बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर जहां पर भी अवैध रूप से अतिक्रमण किए गए हैं, वहां पर बुलडोजर एक्शन के तहत उसको ध्वस्त करने का कार्य प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। और अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के संभल में बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। सीधा ये कहीं ना कहीं संदेश है, जो भी अतिक्रमण कर यहां पर निर्माण कार्य करेगा अवैध रूप से, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जाएगी। और अब उत्तर प्रदेश में संभल में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कई स्थानों में जो बुलडोजर एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। अवैध तरीके से बने हुए मकान को ध्वस्त किया जा रहा है और संभल में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें आपके सामने। इसके पहले भी 2 से 3 दिन पहले भी संभल के कई इलाकों में बुलडोजर एक्शन किया गया था और प्रशासन ने अवैध कब्जा धारकों पर सीधा शिकंजा कसा है। सरकारी जमीन पर जितने भी निर्माण कार्य कराए गए हैं, चाहे कोई मकान हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, तमाम स्थानों पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद इनके लिए एक कड़क प्लान तैयार किया गया है। लाखों का जुर्माना भी वसूला जाएगा, ये जानकारी भी मिल रही है। पहले जो प्रशासन है उसने तमाम जो अवैध निर्माण है उसको चिन्हित किया और उसके बाद अब ये बुलडोजर कार्रवाई जो है वो संभल में एक बार फिर से देखने को मिल रही है और एक बार फिर से प्रशासन की तरफ संदेश और चेतावनी भी जारी की गई है। यह इस बात का सशक्त प्रमाण है
कि वे भारत के साथ संबंधों को कितना गहरा महत्व देते हैं। उनके पर्सनल अटेंशन और कमिटमेंट के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत जर्मनी के साथ अपनी मित्रता और साझेदारी और सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गुजरात में हम कहते हैं, आवकारो मीठो आपजे रे, यानी स्नेह और आत्मीयता से स्वागत करना। इसी भावना के साथ हम चांसलर मर्ज का भारत में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। फ्रेंड्स, चांसलर मर्ज की ये यात्रा एक विशेष समय हो रही है। पिछले वर्ष हमने अपने रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे किए और इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष भी मना रहे हैं। ये माइलस्टोन्स केवल समय की उपलब्धियां नहीं है, ये हमारी साझा महत्वाकांक्षाओं, परस्पर विश्वास और निरंतर सशक्त होते सहयोग के प्रतीक है। भारत और जर्मनी जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच करीबी सहयोग पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते व्यापार और निवेश संबंधों ने हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊर्जा दी है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार अब तक के अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है और $50 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। 2000 से अधिक जर्मन कंपनियां लंबे समय से भारत में मौजूद है। ये भारत के प्रति उनके अटूट विश्वास और यहां मौजूद अनंत संभावनाओं को दर्शाता है। आज सुबह भारत जर्मनी सीईओ फोरम में इसकी जीवंत झलक दिखाई दी। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी के बीच टेक्नोलॉजी सहयोग प्रति वर्ष मजबूत हुआ है और आज इसका प्रभाव ग्राउंड पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत और जर्मनी की प्राथमिकताएं समान है। इसमें सहयोग को बढ़ाने के लिए हमने इंडिया जर्मनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का साझा मंच बनेगा। हम क्लाइमेट, एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट और अर्बन मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में मिलकर नई परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन में दोनों देशों की कंपनियों का नया मेगा प्रोजेक्ट भविष्य की ऊर्जा के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। भारत और जर्मनी सिक्योर, ट्रस्टेड और रेजिलिएंट सप्लाई चेन के निर्माण के लिए मिलकर के काम कर रहे हैं। इन सभी विषयों पर आज किए जा रहे एमओयू से हमारे सहयोग को नई गति और मजबूती मिलेगी। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा में बढ़ता सहयोग हमारे आपसी भरोसे और साझी सोच का प्रतीक है। रक्षा व्यापार से जुड़ी प्राथमिकताओं को सरल बनाने के लिए मैं चांसलर मर्ज का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक रोडमैप उस पर भी काम करेंगे, जिससे को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर खुलेंगे। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी के बीच ऐतिहासिक और गहरे पीपल टू पीपल टाइज हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं ने जर्मनी के बौद्धिक जगत को नई दृष्टि दी। स्वामी विवेकानंद की विचारधारा ने जर्मनी सहित पूरे यूरोप को प्रेरित किया और मैडम कामा ने जर्मनी में पहली बार
भारत की आजादी का ध्वज फहराकर हमारी स्वतंत्रता की आकांक्षाओं को वैश्विक पहचान दी। आज हम इस ऐतिहासिक जुड़ाव को आधुनिक साझेदारी का रूप दे रहे हैं। माइग्रेशन, मोबिलिटी और स्किलिंग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। भारत की टैलेंटेड युवा शक्ति जर्मनी की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आज ग्लोबल स्किल्स पार्टनरशिप पर जारी जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट इसी भरोसे का प्रतीक है। इससे खास तौर पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की आवाजाही आसान होगी। आज हमने खेलों के क्षेत्र में भी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। यह युवाओं को जोड़ने का एक प्रभावी माध्यम बनेगा। आज हायर एजुकेशन पर बना कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप शिक्षा के क्षेत्र में हमारी साझेदारी को नई दिशा देगा। मैं जर्मन विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस खोलने के लिए आमंत्रण देता हूं। भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री ट्रांजिट की घोषणा के लिए मैं चांसलर मर्ज का आभार व्यक्त करता हूं। इससे दोनों देशों के लोगों के बीच नजदीकियां और बढ़ेगी। मुझे खुशी है कि गुजरात के लोथल में बनाए जा रहे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स से जर्मन मैरीटाइम म्यूजियम जुड़ रहा है। यह दोनों देशों की मैरीटाइम हिस्ट्री को जोड़ने वाला ऐतिहासिक कदम है। ट्रेडिशनल मेडिसिन्स के क्षेत्र में गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का जर्मनी के साथ करीबी सहयोग रहा है। इस महत्वपूर्ण विषय पर आज किए जा रहे एमओयू से हमारा सहयोग को और अधिक बल मिलेगा। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी की हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हम चलते रहे हैं। हमारी दोस्ती का प्रभाव ग्लोबल स्टेज पर भी दिखाई देता है। घाना, कैमरून और मलावी जैसे देशों में ज्वाइंट प्रोजेक्ट से हमारी ट्राइलेटरल विकास साझेदारी दुनिया के लिए एक सफल मॉडल है। हम ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए अपने साझा प्रयासों को आगे भी निरंतर जारी रखेंगे। इंडो पैसिफिक दोनों देशों के लिए हाई प्रायोरिटी है। इस क्षेत्र में हमारे तालमेल को बढ़ाने के लिए हम एक कंसल्टेशन मैकेनिज्म की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हमने यूक्रेन और गाजा सहित कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सभी समस्याओं और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है और इस दिशा में किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करता है। हम एकमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है। भारत और जर्मनी इसके विरुद्ध एकजुट होकर पूरी दृढ़ता से लड़ाई जारी रखेंगे। भारत और जर्मनी सहमत है कि ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार के लिए G4 के माध्यम से हमारा संयुक्त प्रयास इसी सोच का प्रमाण है। एक्सेलेंसी, 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं एक बार फिर आपका भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि आज की चर्चा भारत जर्मनी साझेदारी को नई ऊर्जा और स्पष्ट दिशा देगी। आपकी यात्रा, आपके व्यक्तिगत जुड़ाव और भारत के प्रति आपकी गहरी मित्रता के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं। दांके शोम।
और एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में अमेरिका के नए राजदूत ने कार्यभार संभाला है। अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गौर का बयान सामने आया है। ट्रंप और मोदी की दोस्ती सच्ची है, सर्जियो गौर ने कहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल पांडे जुड़ गए। विशाल, क्या जानकारी? देखिए रोमाना, सर्जियो गौर ने साफ तौर से कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती बहुत ही रियल है और जो दो सच्चे दोस्त होते हैं उनमें कुछ मुद्दों पर असहमतियां होती हैं, लेकिन अंत में वो तमाम मुद्दों को सुलझा लेते हैं। ट्रेड डील पर सर्जियो गौर ने कहा कि कल इस पर बातचीत होगी एक बार फिर से। ट्रेड डील पर भारत और अमेरिका दोनों देश लगातार बातचीत कर रहे हैं और ट्रेड डील को जल्द पूरा होने की संभावना जताई है सर्जियो गौर ने। और डोनाल्ड ट्रंप जल्द भारत का दौरा कर सकते हैं, यह भी आज पत्रकारों से सर्जियो गौर ने बताया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।